अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, जो कि 10th क्लास बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हम गैसेस के अबाउट बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन इसमें रह जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों की जो कमेंट है इसे रीड करूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है गैसियस एक्सचेंज, जो कि बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज। अगर इसको देखा जाए तो गैसियस का मतलब होता है गैसेस। इसका मतलब क्या होती है? यानी गैसेस। अब आप खुद समझ सकते हैं कि गैसेस और एक्सचेंज का मतलब होता है चेंज। तो आप सिंपल लहजे में इस तरह कह सकते हैं कि जब गैसों का तबादला होता है तो इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। फिर भी जो है ना, हम इस गैसियस एक्सचेंज को यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसके फर्स्ट टॉपिक आप जब अपनी बुक को खोलें तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक होगी वो रिस्पायरेशन का होगी। अब रिस्पायरेशन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि ये क्या है। इनसाइड सेल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। याद रखिए, रिस्पायरेशन वो प्रोसेस, वो अमल होता है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक फूड का जो मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसके साथ जब ऑक्सीजन मिलता है या ऑक्सीजन के बग़ैर, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 चीज़ों में, 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाए, इस कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब जैसे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म फूड्स खाते हैं, ख़ुराक खाते हैं, इसमें से हम एक मॉलिक्यूल ले लें, कोई भी हमने इससे लिया। अब इस मॉलिक्यूल को हम 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड करें और वो प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, H2O यानी वाटर होगी, और उसके साथ ही साथ एनर्जी यानी तवानाई भी हमारे पास से रिलीज़ होगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिस्पायरेशन। तो चलते, रिस्पायरेशन हमारे लिए जो ज़रूरी है वो एनर्जी की ज़रूरत है हमें, और वो एनर्जी हम रिस्पायरेशन की प्रोसेस के ज़रिए से हासिल करते हैं। अगर आप ख़ुद देख लें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए तो हम इसको बाहर निकालते हैं। और वाटर तो हम जो है ना फिज़िकली आपसे मुँह से भी पी सकते हैं, एक्सटर्नल जो है ना आप ले सकते हैं। अब H2O का रिस्पायरेशन से हमारे पास वो रिलीज़ होना, इसकी कोई जो है ना बड़ी सी फ़ायदा नहीं है। अब बड़ी सी फ़ायदा हमारे पास इसका से जो है ना एनर्जी है। ये एनर्जी रिलीज़ करता है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। और तमाम जो जिंदा जानदार हैं ना, इनको एनर्जी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या होती है? ज़रूरी होती है। नीड्स यानी ज़रूरी होती है। एंड दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन और ऑक्सीडेशन। याद रखिए, सेलुलर रिस्पायरेशन को हम दूसरी नाम से सेलुलर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं या बुलाते हैं। कहते हैं कि जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इन सब जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का रिलीज़ होता है। तो ये तो हो गई सेलुलर रिस्पायरेशन या सेलुलर ऑक्सीडेशन या रिस्पायरेशन। अगर आपने बुक को खोल दें, इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप को जाएं तो इसमें 7 या आई थिंक 8 जो है ना MCQs ये कि हमारे पास जो सेलुलर रिस्पायरेशन है इसको हम जानते हैं एक और नाम से, वो होगा हमारे पास सेलुलर ऑक्सीडेशन। अब आते हैं कि इस रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती है। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये
कौन कौन से टाइप्स है और इसकी वजाहत क्या है। सो 2 टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है, सिंपल इसमें जो है ना आप लोग को डिफरेंस मालूम करता हूँ, फिर आप लोग, मुझे जो है ना उम्मीद है कि आप लोग सब जो है समझेंगे इंशाल्लाह। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एरोबिक रिस्पिरेशन जो है ना ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। और अगर दूसरी तरफ हम जाए एनएरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर, सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस जो है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, यानी इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होना नहीं, यानी मतलब इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। और एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का मौजूद होना लाजमी है। सो पहली डिफरेंट तो है ना इसमें एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में ये है। दूसरी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब याद रखिए कि एरोबिक रिस्पिरेशन में जो आपने ऑर्गेनिक फूड लिया है, खुराक जो भी आपने खाया है, इसमें मॉलिक्यूल होती है और इस मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, फिर हमारे पास रिस्पिरेशन वाक़या होती है और ये हमारे पास 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, खुराक की मुकम्मल ब्रेकडाउन, खुराक की मुकम्मल तोड़ फोड़ एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होती है, वाक़या होती है। दूसरी तरफ चलते हैं इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन में जो फूड की मॉलिक्यूल जो है इसकी कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होती, ठीक है ना। अब ये दूसरी इसमें डिफरेंस आपने जहन में रखनी है। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत जो है ना खूबसूरत तरीके से आप लोग को समझाऊंगा। 3, टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जब कोई मज़दूर मेहनत ज़्यादा करता है या अपनी दिन को जो है ना मुकम्मल दिन इसमें जो है ना कारोबार में वगैरह जो भी है ना इसमें गुजार लेते हैं, तो इसकी दिहाड़ी भी बहुत ज़्यादा होगी ना। ऐसे अगर कोई वैसे असर तक कोई काम करे, कोई इशा तक करे, तो वाज़ेह बात है जो ज़्यादा काम करेगा उसकी दिहाड़ी जो है ना वो ज़्यादा होगी। इस तरीके से आप याद रखें कि यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, खुराक की जो मॉलिक्यूल है इसकी मुकम्मल ब्रेकडाउन हुई है, यानी इसकी जो तोड़ फोड़ है इसकी मुकम्मल तोड़ फोड़ हुई है। तो याद रखिए जब मुकम्मल तोड़ फोड़ हुई है ना तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी जो खुराक तोड़ फोड़ की नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो भी लार्ज अमाउंट में होगी। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड है इसलिए हमारे पास टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए हमारे पास एनर्जी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास रिलीज़ होगी। दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो यहाँ पर इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड है, एक काम कंप्लीटली नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वो एब्सेंस है, इसलिए हमारे पास जो ब्रेकडाउन है वो भी जो है ना इनकम्प्लीटली हुई है। और आपसे पूछ रहा हूँ जब इनकम्प्लीटली हुई है तो हमारे पास एनर्जी भी कम रिलीज़ करेगी ना। यहाँ पर कंप्लीटली एक काम हुआ है, एक मज़दूर ने इशा तक काम किया, इसकी दिहाड़ी ज़्यादा है बजाय इसकी जो है ना जिसने असर तक काम किया है, ठीक है ना, इसकी दिहाड़ी जो है ना इसके मुकाबले में कम होगी। तो ये भी ये कह रहा है कि जब कंप्लीटली काम नहीं हुई है तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होगी फ्रॉम दी एनएरोबिक रिस्पिरेशन से वो भी कम होगी मकदार में, ठीक है। तो ये रिस्पिरेशन और जो है ना इसकी 2 टाइप्स थे। अब सिंपली इसको जो है ना देखते हैं। हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल होता है इसकी जो फार्मूला है वो C6H12O6 है, याद रखिए। अब हमने रिस्पिरेशन करनी है तो इसके साथ हमने ऑक्सीजन को मिलाया, चलो हम क्या करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब हम एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहे हैं, इसको हम एंजाइम की मौजूदगी में ही कर रहे हैं। एंजाइम हमने इसको चलो दे दिया। अब इसकी जब ब्रेकडाउन होगी, ये फूड मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक फूड, इसकी जब ब्रेकडाउन होगी तो ये 3 चीज़ों में डिवाइड होगी। वो कौन कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी,
प्लस H2O होगी। और आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास एनर्जी जो कि हमारे पास ATP फॉर्म में होती है। ATP का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है एडिनोसिन, टी का मतलब होता है ट्रॉय और पी का मतलब होता है फॉस्फेट। सो इसका मतलब है कि एडिनोसिन ट्रॉय फॉस्फेट, इस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। सो ये हमने क्या किया, हमने रिस्पायरेशन किया, बट हमने एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पर किया है। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन किस तरह होगी, इसको भी कर लेते हैं। चलो अब इसको हमारे पास यही जो है ना ऑर्गेनिक फूड है C6H12O6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पहली बात जो हुई ना वो क्या है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में ये जो प्रोसेस है, ये जो रिस्पायरेशन है वो आकर होगी यानी वाक़या होगी। अब देखते यहाँ पर आप देख ले कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगी ना वो हमारे पास नहीं होगी। जब ये ऑक्सीजन एब्सेंस है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो ये 3 प्रोडक्ट रिलीज़ होंगे इससे। लेकिन बात कुछ और है, बात क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन था, चूँकि इसके साथ ऑक्सीजन का मिलाप हुआ था, इसके नतीजे में इसकी जो एनर्जी थी वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। अगर आप दूसरी तरफ देख ले कि हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन की बात हम कर रहे हैं अभी, अब जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन ही नहीं है तो इसे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगी, और जब इसकी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगी तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो एनर्जी होगी वो स्मॉल अमाउंट पे होगी, स्मॉल अमाउंट में यानी कम मिकदार में होगी। अब देखते हैं कि वही जो है ना प्रोडक्ट है वो रिलीज़ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड होगी, H2O है और प्लस ATP है, लेकिन ये ATP कम मिकदार में है। अब एक और दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो एरोबिक रिस्पायरेशन वाक़या होता है जिससे एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो 36 या 38 ATP होगी। कितनी होगी? वो 36 या 38 ATP होगी। मैं एरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ, 36 या 38 ATP होगी। लेकिन जब आप देखें तो हमारे पास ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ ओनली 2 ATP एनर्जी इससे रिलीज़ हुई। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ना वो कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। लेकिन अब जिस्म में जो है ना दोनों प्रोसेस होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन भी वाक़या होती है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन भी होती है, ठीक है ना। लेकिन जब किसी के साथ ऑक्सीजन वाक़या होती है, ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्ट करता है और फिर उसके बाद जो है ना एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में होती है, वो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी यानी 2 ATP एनर्जी देगी वो हमारे पास कौन होगा, एन एरोबिक रिस्पायरेशन होगी। अब ये हो गई अब क्लियर। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आते हैं अपनी दूसरी टॉपिक के ऊपर।